नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अजय शर्मा से। अजय शर्मा एक जाने माने अभिनेता है। अजय शर्मा का जन्म जयपुर में हुआ है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन कुछ अलग हटकर करने की मन में इच्छा थी। इसी के चलते जयपुर में एंटरटेनमेंट ग्रुप की शुरुआत की, जिसमें कई इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे अजय शर्मा, और उस इवेंट में एंकरिंग भी करते थे। उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया और वहां पर एक्टिंग को अपना एक प्रोफेशन बनाने की कोशिश की, और स्ट्रगल के साथ फिर जो पहला इनका ब्रेक था वो था टीवी सीरियल मेरा ससुराल। इस टीवी सीरियल से इन्होंने टीवी जगत में कदम रखा। फिर उसके बाद एक के बाद एक कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाते गए, जिसमें कहानी हमारी महाभारत की, ये धार्मिक सीरियल कहानी हमारी महाभारत की, इसमें जयद्रथ की भूमिका निभाई अजय शर्मा ने। तो टीवी सीरियल शकुंतला में पार्थ बने हैं अजय शर्मा। तो वहीं धारावाहिक तेरे मेरे सपने में भी एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। तो धार्मिक सीरियल जय मां दुर्गा में राजा मनोव्रत की भूमिका निभाई। इसके अलावा टीवी सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में, ये काफ़ी पॉपुलर सीरियल है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं अजय शर्मा। तो इसके अलावा अगर वेब सीरीज की बात करें तो स्टेट ऑफ सी के 26/11 है, इसमें कमांडो बने हैं अजय शर्मा। इसके अलावा कई और टीवी सीरियल्स हैं, जिसमें रक्षाबंधन है, एक श्रृंगार, स्वाभिमान, लव यू जिंदगी, ऐसे तमाम टीवी सीरियल्स में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अजय शर्मा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। धन्यवाद भागीरथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। मैं तो अपने आप को खैर लायक नहीं समझता हूँ किसी भी इंटरव्यू के अभी फिलहाल क्योंकि ऐसा कोई रिमार्केबल वो नहीं हुआ है हमारा एक्सपीरियंस, या इतना बड़ा कुछ किया नहीं है। द डेस्टिनेशन इज येट टू कम एंड द लैंडमार्क इज येट टू कम। और जी देखिए अजय शर्मा जी, जो भी कलाकार होता है उसको कभी अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उसको लगता है कि मुझे और करना। अगर आज अमिताभ बच्चन से भी बात करते तो वो भी ये कहते हैं कि मुझे तो अभी और बहुत कुछ करना है, मैंने तो अभी कुछ नहीं किया है। तो आपने बहुत सारे काम किए हैं, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन लगातार आपका काम का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। और हम उन्हीं कामों पर बातचीत करेंगे जो आपने की, और बहुत सारे लिस्ट है आपकी। हालांकि समय ज़्यादा रहता नहीं तो सभी कामों पर जिक्र नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट काम है, इंटरेस्टिंग काम है, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें। जैसे हमें पता चला है कि शुरुआत में आप जयपुर में एंटरटेनमेंट आपने एक कंपनी बनाई थी, एक ग्रुप आप चलाते थे, जिसमें आप कई इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें आप एंकरिंग भी करते थे। तो जब आप ये करते थे काम, उस वक्त क्या आपने सोचा था कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, या फिर इत्तेफाकन हुआ? और क्या आपने ये सोचा था कि जयपुर में इसी इवेंट कंपनी को मैं आगे लेके जाऊंगा और एंकरिंग को आगे लेके जाऊंगा, या फिर एक्टिंग भी करूंगा? कैसे आपने चीजों को डिसाइड किया था? देखिए, ऐसा 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 कुछ सोचा नहीं था बचपन से, लेकिन एक तमन्ना ये जरूर थी कि कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है। जैसे हम सब जब बच्चे होते हैं तो हम सब ये सोचते हैं कि यार मैं पुलिस बनूंगा बड़ा होके, मैं वकील बनूंगा, या मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा स्पेस देखकर या कुछ कार्टून फिल्म देखकर। लेकिन उसके लिए फिर जो आपको मार्ग अपनाना पड़ता है वो पढ़ाई का होता है। ऑब्वियसली बहुत कठिन दौर होता है, तो पढ़ाई में हम इतने ज्यादा विद्वान नहीं थे। तो हमको लगा यार कुछ और किस तरीके से अलग स्टैंड आउट कर सकते हैं, या ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें लोगों की सराहना भी मिले हमें जी। तो फिर ये एंटरटेनमेंट ग्रुप जो बनाया था हमने हमारे कॉलेज डेज के अंदर, इसमें जब हम एंकरिंग किया करते थे तो काफी सराहना मिलती थी लोगों से, काफी प्रोत्साहन मिलता था, और एक अपना एक आपको टैलेंट खोजने का एक मौका मिलता है। तो वहां पर मुझे शायद ये अपना एक नीश फाइंड आउट करने में मदद मिली कि हाँ यार, ये मैं कर सकता हूँ जिसमें मैं अलग एक स्टैंड आउट कर सकता हूँ अपनी प्रतिभा के तौर पे। वहां से फिर मेरा बॉम्बे आने की शुरुआत हुई। वहां से फिर मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया बॉम्बे में आते ही। उसके बाद में एक्टिंग की जर्नी बस तब से 2005 नहीं, लेकिन ये आपने मिस कर दिया। ये हम जानना चाहेंगे कि एंकरिंग करते करते क्या किसी ने कहा आपको, या आपको खुद लगा कि मुझे अब एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? कैसे आपको लगा? किसी से मोटिवेट हुए या किसी ने आपको कुछ कहा? हाँ जी, बहुत लोगों ने। जब भी मैं एक्टिंग किया करता था तो थोड़ा सा एक विटी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, आपकी वाक्पटुता की एक शैली होती है। उसमें आप जब जैसे आप एंकर हैं तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और तो आप एक वाक्पटुता की शैली है आपकी, तो वो शैली की काफी सराहना हुई। और उस वक्त ऐसा लगता था कि लोग बोलते थे कि आप इसको आगे लेके जाओ, इस टैलेंट को आगे लेके जाओ। तो अब मुझे समझ में नहीं आता था कैसे लेकर जाए। तो जब बॉम्बे आना हुआ यहाँ पर, और फिर ऐसा लगा कि यार एक्टिंग वो मार्ग हो सकता है, वो एक जरिया हो सकता है जिसके जरिए मैं इस टैलेंट को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो क्या एंकर बनना चाहते थे आप मुंबई में आकर, ये इसलिए आपने एक्टिंग शुरू की? जी हाँ, एंकरिंग से शुरुआत जरूर हुई थी,
लेकिन जब मैंने आके देखा कि देयर इज मच मोर इंटरेस्टिंग फील्ड देन एंकरिंग, पर्सनली आई एम स्पीकिंग, कि मुझे लगा कि यार एक्टिंग में आयाम ज्यादा है, बिल्कुल आयाम ज्यादा हैं और उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट पात्र प्ले कर सकता हाँ। हूँ यू नो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक वो दैट इंट्रिग्ड मी मोर देन बीइंग एन एंकर। बिल्कुल। और वैसे भी अगर एंकरिंग की बात करें तो आजकल जो भी टीवी शोज होते हैं या हम देखते हैं, वो अक्सर जो एंकरिंग कर रहे होते हैं वो एक्टर ही होते हैं। तो जी, अगर आप एक्टर हैं तो सारी चीज़ शामिल हो उसमें, एज ए आप डांसर भी हाँ। शामिल हो सकते हैं। अगर आप अच्छे गाते हैं तो कई हमने देखा है, कई जो एक्टर होते हैं वो अपनी फिल्मों में गाना भी गाते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं Right. जो गाना गा चुके हैं। तो बिल्कुल सही और कहा अगर आप आपने। एंकरिंग कर सकते हैं भागीरथ जी, अगर आप एंकरिंग कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक्टिंग कर सकते हैं। मतलब Definitely. एंकर कैन बी अ गुड एक्टर, बट जरूरी नहीं है कि एक्टर एंकरिंग कर सके। हाँ, नहीं वो आपने क्योंकि सही कहा, काफी बिल्कुल। जी क्योंकि एंकरिंग करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ जो माइंड है वो तेज होना चाहिए। आपको बिल्कुल। स्पॉन्टेनियसली आपको बोलना आना चाहिए। और जो एक्टर होता है, अक्सर कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो रट कर या डायलॉग को याद करके बोलते हैं। हमने शूटिंग के हमने शॉट्स देखे जिसमें बड़े बड़े बैनर में सामने डायलॉग लिखे रहते हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार लोग उसको देख देख के पढ़ के अपना डायलॉग बोलते हैं। अगर वहां से हटा दिया जाए तो मुझे लगता है शायद वो एक लाइन भी पूरी नहीं बोल पाएंगे। तो कई आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे भी होते हैं। उसमें बहुत सारे पहलू और भी होते हैं कि समय की कमी की वजह से वो लोग इतना ज्यादा रिहर्स नहीं कर पाते हैं। तो बैक टू बैक शूट्स होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं, कहीं पे उनको जाना होता है फीता काटने के लिए। बिल्कुल। तो उस वक्त क्या होता है, समय की कमी के कारण कई लोग अच्छे एक्टर्स होते हुए भी प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर्स का। जी। लेकिन कई लोगों के साथ में वाकई में समस्या हो जाती है कि डायलॉग याद करना नहीं हो पाता है। तो काफी लोग देखकर या पीछे से असिस्टेंट जो होते हैं वो क्यूज दे रहे होते हैं उनको एक एक लाइन करके। फिर वो एडिटर संभालता है एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका जो पहला टीवी सीरियल था वो एक तो कैसे मिला आपको, जो पहला ब्रेक, और मुंबई पहुंचने के कितने दिन के बाद आपको मिला? और ये भी जानना चाहूंगा जी, बिल्कुल अजय जी, ये भी जानना चाहूंगा जब आप मुंबई गए थे तो शुरुआती दौर जो रहता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा स्ट्रगलिंग वाला दौर होता है। क्योंकि एक तो पहले वहां जाके सेट होना, क्योंकि कोई अगर बाहर से आ रहा होता है मुंबई तो कहाँ रहना है, किधर रुकना है, खाने का इंतजाम करना पड़ता है, किन से मिलने जाए, ऑडिशन कैसे दें, ये तमाम तरह की चीज़ों को आपको लेकर आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है 1.5-2 महीने तो नए लोग का इसी में गुजर जाता है। और फिर कई सीनियर होते हैं वो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं कि बेटा अभी तुम आया, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, तमाम तरह तरह की चीज़ें रहती है। तो शुरुआत जो था आपका मुंबई का वो कैसा था, स्ट्रगलिंग? और जो पहला ब्रेक फिर आपको कितने समय बाद मिला और कैसे मिला? भागीरथ जी, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। जैसे कि जितने क्वेश्चंस आपने पूछे, आई एम श्योर ये क्वेश्चन पूछने का मादा भी वही इंसान रखता है जो जिसने संघर्ष को जिया है अपने अपने बूते पे। तो आपने जितने प्रश्न मेरे से पूछे हैं, मैं समझ सक रहा हूँ आपकी भी एक जर्नी रही है। तो वैसे ही जर्नी मेरी भी रही है, बहुत लंबी। 2003 में जब मैं आया था यहाँ पर, तो लोगों के पास खैर रुकने के लिए यहाँ पर घर नहीं होते हैं, कैसे कैसे स्टेशन पे भी रुकते हैं, बस स्टॉप पे भी सोते हैं। लेकिन वैसा ऊपर वाले ने संभाल के रखा। यहाँ पर मेरी चाची रहती थी, तो उनके यहाँ पर रहना हुआ शुरू में। हालांकि उनका छोटा सा घर था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बहुत दरियादिली दिखाई और बहुत पलकों पे बिठा के रखा मुझे। 15-20 दिन वो सपोर्ट देने के बाद में फिर जब मुझे समझ में आया कि मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो फिर मैंने आसपास किराए का मकान देखा, एक रूम, एक कमरा देखा, उसमें हम 3-4 लोग रहे जी। और वहां से फिर रोज सुबह लोकल पकड़ के जाना, लोकल से बस स्टॉप पे जाना, बस स्टॉप से एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाना। और अच्छा, ये भी बड़ा चैलेंज होता है मुंबई में कि पहली बार लोकल में चढ़ना। सर लोकल में पहली बार में तो नहीं चढ़ पाएंगे आप। जहाँ उतरना चाहते हैं आप कहीं और उतर जाते हैं, और कई बार तो आप खड़े रहते हैं, बस खड़े रह जाते हैं और ट्रेन आकर गुजर जाती है। ऐसा होता था सर, बहुत होता था हमारे साथ में। तो हम क्या है, जो पहली जो फाइट की क्लास होती थी, डांस की क्लास होती थी, वो हमेशा मिस करते थे। टीचर्स पूछते थे, भाई क्या हुआ, तुम आते क्यों नहीं हो? बोला सर हम तो आना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं हमको आने देना चाहती। स्टेशन पे पब्लिक चढ़ने नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में हम थे, वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे स्टार किड्स भी आते थे जी। तो जैसे ऋतिक रोशन हमारे एक बैच सीनियर थे। क्या बात है। तो उस वक्त उनकी वो कोई मिल गया रिलीज हुई थी उस दौरान। हालांकि वो तो उससे पहले से थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अच्छा, जो उनकी पहली फिल्म थी कहो ना प्यार, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग क्लास भी शुरू की थी अपनी। बाद में उन्होंने एक्टिंग क्लास शुरू की थी, और फिर उनका कोई मिल गया जो बिगेस्ट हिट थी, वो आई थी। तो एक बैच हमारे पहले ही वो एक्टिंग करके गए थे। बाकी जॉन इब्राहिम और अपने ये जो विवेक ओबरॉय हैं, और ये इस तरह के तमाम जो उस वक्त के जो सितारे होते थे, वो उस इंस्टीट्यूट से निकले थे। क्या बात।
तो जो पहला आपका जी। टीवी सीरियल था ये कैसे मिला आपको और कितने दिन के बाद मिला मुंबई पहुंचने के बाद? सर मेरा संघर्ष बहुत लंबा था, 4 साल बाद मुझे पहला 4 ब्रेक मिला साल था। लग गए, मतलब क्या बात है। मतलब मैं आपको दाद देना चाहूंगा आपके पेशेंस को, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग तो 4 महीने बाद ही वापस आ जाते हैं अगर उनको काम नहीं मिल रहा होता है, लेकिन 4 साल कंटिन्यू। और मुझे लगता है यही वो संघर्ष होता है, और संघर्ष मुझे लगता है इंसान को मजबूत बनाता है, इंसान को स्ट्रांग बनाता है जी। कि जैसे उसको मौका जी। मिलेगा फिर वो पीछे नहीं दिखेगा। और यही आपके साथ हुआ है, जैसे आपको मौका मिला उसके बाद लगातार आपका सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये मिला कैसे 4 साल के बाद? बीइंग एन एक्टर, जब मैं इंस्टीट्यूट में अपने कोर्स कर रहा था तो जो फैकल्टीज थी हमारे, जो टीचर्स थे, उनकी तरफ से मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला था, सराहना जी। भी मिली थी मेरे काम के लिए। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या होता है भागीरथ जी, यहाँ पे आप एक्टर कैसे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। उस दौरान आपकी जो ग्रूमिंग होती है, ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी होती जी। है, आपका व्यक्तित्व होता है, वो ग्रूम्ड होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे आप पर्दे पर एक किसान की भूमिका क्यों ना निभा रहे हो, लेकिन उस भूमिका को पाने के लिए आपको वहां पर पूरी तरह से ग्रूम्ड होके पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो मेकर्स हैं उनकी नजरों में इस कदर अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा कि आप एक पढ़े लिखे ग्रूम्ड इंसान हैं। अब चूंकि हम जयपुर से आए थे तो हमारे में मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि अपने आप को प्रेजेंट कर पाए किसी के सामने। जी। एक्टर्स हम अच्छे हैं, हमको मौका मिलेगा हम कैमरा के सामने अच्छी प्रतिभा हमारी दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो इंटरपर्सनल स्किल्स में अपनी व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी दिखानी होती है, उसके लिए क्या है, एक आप जयपुर जैसे शहर से आ रहे हैं और एक इतने बड़े बॉलीवुड की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो वो वहां पे जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको कि आप थोड़े से ग्रूम्ड हो। तो वो ग्रूमिंग में टाइम लग गया, 3-4 साल वो ग्रूमिंग में लग गए हमको। नहीं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा है मैंने क्योंकि उस समय ने आपको बड़ा स्ट्रांग बनाया और बड़ा अच्छा एक्टर बनाया आपको। तो जो पहला सीरियल था मेरा ससुराल, ये कैसे मिला आपको? ये जैसे तमाम और ऑडिशंस देते थे वैसे ही किसी ने बताया कि भाई ऑडिशन चल रहा है यहाँ पर, तो हम ऑडिशन देने पहुंच गए। वो प्रोडक्शन हाउस, इन हाउस प्रोडक्शंस थे। और ये जो जिनका शो था वो क्रिएटिव हेड थी पहले एक शो में, जी टीवी का एक शो था मायका, उसमें क्रिएटिव हेड थी उनका। ये पहला मतलब एज ए प्रोड्यूसर टीवी शो था। तो मायका में मैंने एक बहुत ही छोटी कैमियो एक किया था, क्योंकि पहले तो जाते ही आपको ब्रेक मिल जाए बहुत बड़ी बात है, किस्मत की बात है, मिल भी सकता है। लेकिन हमारा क्या है, छोटे छोटे कैमियो से शुरुआत हुई थी। बालाजी के शोज में कुछ 2-3 कैमियो किए, फिर ये जो मेरा ससुराल मायका आता था जी टीवी पे, बड़ा हिट शो था, उनका मैंने वो किया। तो वो प्रोड्यूसर वहां पे थी, तो जब मेरा ऑडिशन उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ, ये तो मायका में कैमियो करके गए थे, अच्छा करके गए थे, 1-2 सीन इनके थे, तो इनको इस रेगुलर रोल में, अब कंटिन्यूटी रोल में कास्ट कर लिया जाए। तो वो मतलब एक तार जुड़ा हुआ था वहां से। तो वो जो 2 सीन करने का मौका मिला था उससे पहले, उसमें प्रतिभा दिख गई उनको कि हाँ यार, इनको कंटिन्यूटी रोल में डालो। देखिए मैंने इसलिए तो क्या, वो जो समय था आपका, उस समय ने आपको बड़ा स्ट्रांग बनाया कि बस एक मौका मिलना था, उसके बाद तो फिर लोग अपने आप पहचान जाते कि हाँ ही इज़ अ राइट गाय, ये बहुत अच्छे हैं और सब चीज़ें बेहतर करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई में जब आप जाते हैं तो जैसे आपने शुरू में जिक्र भी किया, और शायद मुझे लगता है कि ये भी है कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है या जो कास्टिंग डायरेक्टर, उसको लगना चाहिए कि इस रोल को बेहतर तरीके से निभा सकता है। और एक तो समय कम लेगा, नहीं तो मुझे लगता है आप कितनी भी अच्छे एक्टर हो, लेकिन अगर आप एक सीन करने के लिए 50 टेक ले रहे हैं या 100 टेक ले रहे हैं तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं बुलाएगा। आपको बोलेगा रहने तो भैया, ये 1 लाख का बजट 5 लाख कर देता है एक दिन का। और ये सबसे बड़ा जो मैटर ऑफ कंसर्न रहता है वो टीवी शोज में तो रहता ही रहता है समय का। क्योंकि उसमें डेली टेलीकास्ट होता है। जी। और डेली टेलीकास्ट में अगर आप टाइम ले रहे हो, दैट मीन्स आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर हो, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। अगर 1 टेक में कर देते हैं तो 1 टेक वाला जो एक्टर होता है उसको बहुत अच्छा एक्टर माना जाता है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि हर मिनट का पैसा उसमें आपका बढ़ते जा रहा है प्रोड्यूसर का उसमें। जी। अच्छा, जो एक एकता कपूर ने महाभारत बनाई थी, जिसका नाम भी था कहानी हमारी महाभारत की, हालांकि इतना ज्यादा ये बी.आर. चोपड़ा की तरह जो महाभारत था उतना फेमस नहीं हुआ, और कई इसको लेकर बहुत सारे तमाम कमेंट्स भी थे, विवाद भी थे कि इस चीजों को लेकर, लेकिन इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। क्योंकि मुझे लगता है एक्टर को इससे ज्यादा मतलब नहीं होता कि उस प्ले के बारे में या सीरियल के बारे में लोग क्या किस बातें कर रहे हैं, वो ये देखता है कि मेरा रोल किस तरह का है। और इसमें आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जयद्रथ की भूमिका आपने निभाई थी, बहुत एक अहम रोल था ये। तो कैसा था इस एक हिस्टोरिकल किरदार को निभाना, कैसा था आपके लिए एक्सपीरियंस? इससे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी जुड़ा हुआ है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं सेट पे पहुंचा पहली दफा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहले इंसान की पर्सनालिटी को भांपा जाता है, एक्टर कैसा है वो बाद में भांपा जाता है। तो मुझे असिस्टेंट लिटरली खींच के लेके गए सेट पे। अब वो आई डोंट नो क्यों, उनकी तरफ से मैं बहुत टाइम लगा रहा था, जबकि मैं तो अपने शॉट का वेट कर रहा था। अच्छा। वो मेरे को लेके गए सेट पर, डायरेक्टर ने बहुत ही रूड वे में बात की, चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ से वहां पे जाना, वहां पे इनको डायलॉग बोलना, वहां से इनको डायलॉग बोलना। जी। और
तो मैंने ठीक है, आई जस्ट केप्ट माई क्वाइट। हाँ उसके बाद में मैंने वो सीन किया ना भागीरथ जी। हाँ डायरेक्टर ने मुझसे बोला आई एम सो सॉरी। मैंने बोला सॉरी फॉर व्हाट? बोला द वे आई ट्रीटेड यू। मैंने बोला कि आई थॉट यू जनरली ट्रीट एनीबडी लाइक दैट। तो बोले नहीं, मेरे को लगा आप भी उन एक्टर जैसे होंगे जो 2 लाइन भी नहीं बोल पाते। हाँ, और ऊपर से तो टाइम जो भी ले रहे, बाकी- कहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं, खींच के लाना पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली और फिर मैंने उनको बताया, बोला सर एक्चुअली व्हाट आई डिडंट लाइक वाज नॉट योर एटीट्यूड बट योर असिस्टेंट्स एटीट्यूड। कि वो मेरे को ही लिटरली पुल्ड मी आउट ऑफ माय वैनिटी वैन। मैं तो इतनी देर से रेडी बैठा था जी। और मेरी वजह से लेट नहीं हुआ है। सो ही सेड नो नो आई अपोलोजाइज। हमारे यहाँ पे जो एक्टर्स है ना, उनको बताया जाता है तो वो ब्लॉकिंग होती है कि हाँ इस जी। पॉइंट से उस पॉइंट पे जाना है, ये डायलॉग बोलना है, तो कभी टाइम पे ब्लॉक पे नहीं पहुंचते हैं, पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं, लाइन भूल जाते हैं। बट यू डिड इट एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू टू डू एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। जी देखिए, तो ये वो मेरे लिए बहुत बिल्कुल। एक अच्छा अनुभव रहा उस वक्त की चलो ठीक है यार, यहाँ पे आके तो चलो हमने अपने आप को प्रूव किया। बिल्कुल, देखिए इसलिए वो आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट्स, उन्होंने कहा था कि आप एक्सीलेंस के पीछे आप भागो, आप एक्सीलेंस के पीछे जी। भागोगे तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आपका, हर कोई आपको रेस्पेक्ट करेगा और आपकी काबिलियत दर्शाई देगी। तो आप जो पिछले इतने सालों से आप अपने आप को ग्रूम कर रहे थे, देखिए ना, जैसे जो मुझे लगता है शायद 5 या 10 मिनट में जो डायरेक्टर का जो, जैसे सीन के बाद या 15 मिनट जो भी कुछ जितना समय लगा होगा सीन में, डायरेक्टर का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल टोटली बदल गया होगा। मुझे लगता है जो असिस्टेंट भी जी, होगा, जी। जो खींच कर लेकर गया और फिर आपको सर बुलाता होगा, सर आपका एग्जैक्ट सर, आपने एकदम 100% हाँ, पकड़ा। आपका यही हुआ शॉट शुरू था। होने वाला है। यही हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर हो, चाहे बिल्कुल। एक्टर आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट में अपनी नर्व्स आपने होल्ड नहीं बिल्कुल। की या अपना आपा खो दिया, तो फिर आपका टैलेंट तो पीछे ही छुपा रह जाएगा। बिल्कुल, जैसे अक्सर उस talent को बिल्कुल अक्सर बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी भी कहते हैं ना कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगते हैं तो वो अपने बैट से लोगों को जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कलाकार के साथ कैसा भी ट्रीट किया जाए, अगर वो अपने एक्टिंग स्किल से अगर वो चाहे तो लोगों का मुंह बंद कर सकता है और अब उनका बिहेवियर अपने प्रति बदल सकता है, जो मुझे लगता है आपने क्वाइट रह के, काम रह के और आपने अपनी Right. स्किल से, आपने अपनी एक्टिंग से उनको बताया कि मैं एक्टर हूं और मुझे लगता है कि ऐसा ट्रीट आपको करना चाहिए। अच्छा, तो आपने बहुत क्रिकेटर का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया आपने। जी। पहला ओवर निकाल लो पिच पे हाँ। जाके, पहला ओवर निकाल लो, उस नर्वस मोमेंट में अगर आपने विकेट दे दिया तो दे दिया, बिल्कुल लेकिन वही आप जम गए ना पहला ओवर जी। निकाल के, तो बस वो पहला ओवर निकालना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, नर्वसनेस की बात आपने की, तो जब जी। ताज अटैक हुआ था और उस वक्त आप मुंबई में थे और वो ऐसा हमला था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, देश क्या पूरे दुनिया में उस इंसिडेंट को लेके चर्चा हो रही थी और पूरी दुनिया हिली हुई थी क्योंकि जी। बहुत बड़ा इंसिडेंट था और आप उस वक्त मुंबई में थे। तो जब आपको पता चला उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त मैं अपने शहर में ही था तो मैं भी बड़ा सख्ते में हो गया था, क्योंकि शायद मैं भी एक दिन पहले मुंबई में था, किसी काम से गया था, मैं भी वहाँ पर 2-3 हफ्ते रहा था और मैं उस जगह वहाँ पर होकर भी आया था मैं, और जस्ट मैं अच्छा जी। भोपाल आया हूँ उसके 2-3 हफ्ते बाद ऐसा ब्लास्ट हुआ तो मैं भी हिल गया था। तो और आप तो मुंबई में थे और आप कई बार जा भी चुके होंगे उस जगह को, तो आपको कैसे महसूस हुआ उस वक्त, आप क्या कर रहे थे? और फिर इत्तेफाकन देखिए कई सालों बाद जाकर जो एक वेब सीरीज अभी बड़ी पॉपुलर है, स्टेट ऑफ सीके 26/11, उसमें आपको कमांडो का रोल भी करने का मौका मिला है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे आप कंपेयर करते हैं और क्या फीलिंग है दोनों की? भागीरथ जी, मैं मलाड में रहता था उस वक्त। मलाड ईस्ट में हम लोग 4 रूममेट थे, अपना रूम शेयर कर रहे थे। और उस वक्त जब ये टीवी पे वाकया आया तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, और वो जी। भी बॉम्बे जैसे शहर में जो कि इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है भारत का। बिल्कुल सहम गए थे सर, 3 दिन तक टीवी किसी ने नहीं छोड़ा था। आप मतलब आई एम श्योर हर एक आदमी इस देश का वो स्तब्ध रह गया होगा उस वाकये से, वो टच्ड हो गया होगा, अंदर से आघात पहुंचा होगा बहुत ज्यादा बिल्कुल। उस वक्त। ऐसा और ये बोलते हुए सबसे पहले उस भावभीनी श्रद्धांजलि उन लोगों ने जिन्होंने जाने गंवाई है अपनी वहां पर, बिल्कुल। संदीप उन्नी कृष्णन जी को, मे द सोल रेस्ट इन पीस, और बाकी के सारे लोग। मतलब अभी तक मैं जब याद करता हूँ या कोई भी ऐसा वाकया जिससे आपको एक अंदर से क्षति पहुंचती है, आघात पहुंचता है, वो आपके जहन में रह जाता है, आपके साथ बिल्कुल। रह जाता है वो, और जब भी उस बात का जिक्र होता है तो सामने आता है। बहरहाल, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था यार हम कुछ कर पाए, मतलब एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं हम, मतलब अदर देन प्रेइंग हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बिल्कुल। वहां पे जाकर उस वक्त जाना, वहां पे भीड़ बढ़ाना था, वहां पे आपको जाने तमाम- दिया भी नहीं जाएगा, आपको जाने दिया भी नहीं जाएगा। और उस वक्त आपको भी पता है जो मीडिया का एक टेक था वहां पर, उससे भी काफी हमको सेटबैक मिला था वहां पे। बिल्कुल तो वो भी नहीं होना चाहिए था। खैर उसके बारे में बात करना तो इट्स नॉट द बिल्कुल। नहीं, लेकिन फिर जब आपने वेब सीरीज की स्टेट ऑफ सीके 26/11, फिर कैसे वो सारी चीजें मुझे लगता है रिकॉल हुई होगी, और जो उस वक्त आप चाहते थे, मुझे लगता है एज ए एक्टिंग के तौर पर आपने अपने उस जज्बे को आपने जरूर प्रदर्शित किया होगा इसमें कमांडो बन के। हाँ, ये था कि जब ये उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि कुछ करने को मिले, तो
रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने रियल लाइफ में जरूर एक मौका जी। दिया कि टू फील कि क्या वहां पर उस वक्त लोगों को फील हुआ होगा। तो अगर आप वो देखेंगे या इफ समबडी वॉचेस दैट वेब सीरीज, तो मेरा जो टेक था उसके अंदर वो डायलॉग्स बहुत मैंने कम रखे हैं उसमें। पर्सनली मैंने आई वो वांटेड टू डू इट दैट वे, तो मैंने डायरेक्टर को बोला मतलब इसमें डायलॉग्स की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक कमांडो वहां पर अगर गया है तो वो एज एन एक्टर तो ठीक है, आप लिबर्टी ले सकते हो, लेकिन एज अ कमांडो मेरे को ये फील होता है दैट आई शुड स्पीक लेस एंड फील जो सराउंडिंग्स में क्या घटित हो रहा है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा उन्होंने एक माहौल टू द रियल लाइफ उन्होंने क्रिएट अच्छा, किया इसकी था, इसकी ये भी चाहूंगा, इसकी जो शूटिंग क्या ताज में करने को मिली या फिर पूरा सब सेट ही बनाया था पूरा, या कहीं और सर इसका कहीं और ताज शूट में किया तो नहीं, था? लेकिन हाँ इसका ताज में तो नहीं, लेकिन बॉम्बे में सेंटोर होटल है यहाँ पे जुहू में। हाँ अमिताभ बच्चन जी का घर है उसके जस्ट बाजू में, आपको तो जी। पता हो सेंटोर होटल जो बिल्कुल, बंद हो गया है हाँ। अभी। हाँ जी, तो उसमें इन्होंने पूरा सेट एज इट इज क्रिएट किया था टू द टी। बहुत अच्छी डिटेलिंग थी उसकी, और जो इनका आर्ट डायरेक्शन था वो भी बहुत अच्छा था, और जी। बाकी का जो इनका सिनेमेटोग्राफी रही है या जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन रहा है, लोग बाग किस तरह से वहां पर खून से लथपथ जी। होकर फर्श पे गिरे हुए थे, तो वो सारा वो जो उन्होंने क्रिएट किया है वो एकदम टू द रियल लाइफ किया है। तो वहां पर जब मैंने देखा और मैंने फील किया ऐसा हुआ होगा उस कमांडो के साथ में, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी और लोगों पे तो क्या बीती होगी वो तो भगवान ही जाने। बिल्कुल। तो जब आपको भी पता है कि नेशनल गार्ड को बुलाने से पहले, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने से पहले वहां पर जो कोलाबा में ही पोस्टेड थे मरीन कमांडोज, तो मरीन्स को सबसे पहले बुलाया गया था, क्योंकि इन लोगों को हरियाणा से बुलाया था और हरियाणा से वहां पे पहुंचने में इनको टाइम लगा था 1 दिन का। जी। तो वो 1 दिन का जो वहां पर इन्होंने मौका उस पे वारदात पे जो संभाला था इन्होंने, वो स्टैंड लिया था मरीन कमांडोज ने। जी। तो मैंने वो मरीन कमांडो का जो बिल्कुल, तो एक जो कमांडिंग जज्बा था ऑफिसर, जब ये रियल में ताज अटैक हुआ था, तो उस वक्त आप जो जी। करना चाहते थे, मुझे लगता है आप उस वक्त रियल लाइफ में तो नहीं कर सके, लेकिन मुझे लगता है रियल लाइफ में आपने उस जज्बे के साथ आपने डेफिनेटली, मुझे लगता है शायद आप एक्टिंग कर ही नहीं रहोगे उस वक्त। मुझे लगता है वो ऑटोमेटिक चीजें वो निकल कर आ रही होंगी, क्योंकि जो जज्बा था मुझे लगता है बस रिकॉल करने की देरी होगी कि इस वक्त आप अपने घर में या रूम में बैठे जो सोच रहे होंगे वो सारी चीजें अपने आप आ रही, क्योंकि बिल्कुल अगर देश की रक्षा की बात हो तो मुझे लगता है देश का हर नागरिक वो तैयार रहता है, वो मर मिटने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी शूटिंग की बात करते हैं। एक हॉरर शो की आप शूटिंग कर रहे थे, और अक्सर कहा जाता है कि हॉरर शो की शूटिंग चल रही है तो थोड़ा माहौल भी वैसे ही रहता है हॉरर। कभी कभी हमने सुना है मस्ती भी होती रहती बहुत, लेकिन अक्सर थोड़ा सा एक हॉरर उसमें सेट तो वैसे ही बनता ही है, लाइटिंग भी वैसी होती है। तो हमें जो पता चला कि एक आर्टिस्ट था वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था, जैसे कुछ लोग पजेस्ड हो जाते हैं, तो वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था और शायद कोई सेट में किसी की डेथ भी हो गई थी। तो हम चाहेंगे कि क्या था वो, थोड़ा डिटेल में आप बताएं उसमें आप। देखिए, ये वाकया हुआ था ओशो स्टूडियो में, हम शूट कर रहे थे, वो मड आइलैंड में है, और ओशो स्टूडियो थोड़ा सा वैसे हॉन्टेड माना जाता है उस स्टूडियो को। वहां पे एक कुआं भी है बहुत पुराना जिसको बंद कर दिया गया है। हाँ। और ये आहट का एपिसोड था, आहट जो कि सोनी टीवी पे आता है, तो उसमें रात की, इट वाज अ नाइट शिफ्ट, तो नाइट शिफ्ट में हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे कुएं के पास। एंड स्टोरी वाइज तो आपको पता है माहौल कैसा होता है, हॉरर वेब सीरीज शूट कर रहे हो आप, तो मेकअप भी वैसा होता है, सब कुछ वैसा होता है, लाइटिंग भी वैसी रहती है। एग्जैक्टली। सो वो जो कुआं था वहां पर, वो भी बड़ा स्पूकी लग रहा था ऑलरेडी, और बंद किया हुआ था उसको। सो इट वाज वन ऑफ द जूनियर आर्टिस्ट, जो कि एक लेडी थी, उनको आई थिंक मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि वो पजेस्ड हो गई, क्योंकि वो आई डोंट नो, वो हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल, लेकिन इसलिए मैंने भी कहा कि कुछ अजीब सी हरकत कर रही थी। किस तरह की वो हरकत कर रही थी वो ऐसा लग रहा था कि उनको कोई फिट आया है, लेकिन फिट में आदमी मतलब कुछ उल जलूल जैसे बड़बड़ाना होता है, या एक आवाज चेंज हो जाती है, आपका टेक्सचर चेंज हो जाता है। हाँ, जैसे हम हॉरर फिल्मों में देखते हैं या टीवी सीरियल में देखते हैं कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया तो वो अजीब सी उसकी आवाज चेंज हो जाती है, तो ऐसे ही कुछ दिख रहा था आपको। तो हम इसको लेमन टर्म में ये बोल देते हैं भूत चढ़ गया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने अगर एक वो फिल्म देखी भूल भुलैया, तो भूल भुलैया में विद्या बालन को जो बीमारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, तो वो एक साइकोलॉजिकल इलनेस होता है जिसका इलाज अक्षय कुमार वैसे ही करता है जैसे जनरली लोगों को समझ में आए। अच्छा, लेकिन फिर सेट में एक लाइटमैन की डेथ भी हो गई थी, फिर तो मुझे लगता है कि सब डर से गए होंगे, और बड़ा वो जो वाकया हुआ था वो बड़ा दयनीय हुआ था, और गॉड ब्लेस हिज सोल, बिकॉज ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर। और ये रात का जो शूट हुआ था, इसमें सबसे पहले तो इन लेडी को ऐसा फिट आया, उसके बाद में थोड़ा सा शूटिंग डिले हो गई, तो जो शूटिंग खत्म होने वाली थी 4 बजे तक, वो खत्म नहीं हुई, और 4 बजे फिर ये जब वाकया चल रहा था, जो तो लाइटमैन जो हमारे काम करते हैं, वो आपको पता है ऊपर दरार होती है,
सीलिंग के ऊपर दरातें होती है, वहां पर वो बैठकर सोते हैं। कई बार कैमरामैन बोलता है कि लाइट को लेफ्ट पैन करना है, राइट पैन करना है, तो वो वहां से ऊपर दरातों पे ही रहते हैं। क्योंकि नाइट शिफ्ट थी, तीसरी चौथी नाइट शिफ्ट थी हमारी उस वेब सीरीज को उसको लेकर, तो वो ऊपर ही सो रहा था उस दरात पे। और वो सोते सोते उसकी कब मतलब इतनी गहरी नींद लग गई। वैसे तो वो प्रैक्टिस में रहता है। अच्छा, तो वहां से गिर गए थे वो दराज से गिर गए थे, एंड दैट वाज 10 फीट हाइट। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वाकई वो और वो उसके बाद थोड़ा सा वाकई बड़ा एक सब सोच रहे होंगे आखिर क्या है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हालांकि बहरहाल अब उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें अब उसमें क्या एग्जैक्टली हमको नहीं पता क्या चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रहती हैं जिस पर सवाल ज़रूर उठते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और इसकी क्या वजह है। अच्छा, समय कम है तो बिल्कुल 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 समय कम है अजय जी, लेकिन जाते जाते ज़रूर एक जिक्र हम और करना चाहेंगे क्योंकि आपकी जो वाइफ है मालिनी कपूर जी, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जो कि एक डीडी में एक सीरियल आता था हवाई करके, जिसमें रवि किशन जी भी थे और आपकी जो वाइफ है बड़ी मुख्य भूमिका में थी। बड़ा फेमस सीरियल था वो, मैं भी देखा है, हमारा पूरा परिवार देखता था बैठ के वो। और जो आपने हॉरर फिल्म की, जी बिल्कुल मैं देखता था, और आपने हॉरर अभी जिक्र किया आपने, तो वो भी इस तरह से ही था, उसमें कुछ जिन है जिन्नात वाली चीजें थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो। तो एक तो कैसे मुलाकात हुई आपकी वाइफ से और कैसे आप हमसफर हुए, और अभी लॉकडाउन में आप लोग बड़े रील भी बड़े इंटरेस्टिंग बनाते थे, मैंने भी कई वायरल रील्स देखे हैं। एक तो आप वाइफ को आप कार दिखा के स्कूटी ले जाते हैं तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग है। तो शॉर्ट में थोड़ा बताइएगा कैसे मुलाकात हुई। और जी, मालिनी कपूर मेरे साथ रहती है, जहाँ भी रहती है वो मेरी जिन है तो वो मेरी जीनी है, साथ में रहती, पीछे भी यहीं पे है जी। हाँ, तो लकी मंत्रा है मेरी वो, और अर्धांगिनी तो है ही साथ में, और लकी चाम भी है। तो ये हम शो कर रहे थे स्टार प्लस पे, लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी जब भी मैं, एक फिल्म आई थी बड़ी, करीना कपूर की फेमस फिल्म थी, शाहिद कपूर की, इम्तियाज अली ने टीवी राइट्स दिए थे, तो वो टीवी एडेप्टेशन था उसका। तो उसमें मैं भूमिका निभा रहा था हरसिमरन की, जो कि गीत का ब्रदर होता है जी। और मेरे चाचा बने हुए थे पवन राज मल्होत्रा, जो कि ब्लैक फ्राइडे से और वो बाग बहादुर नेशनल अवार्ड जीता था। तो उनकी पत्नी बनी थी मालिनी कपूर, मेरी चाची बनी थी। अच्छा, को एक्टर थे। हालांकि टीवी शोज के अंदर क्या होता है, एज बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली वो तो 25-26 साल के लोगों को दादा भी बनाते थे, दादी भी बनाते थे। भागीरथ जी को दादाजी भी बना देंगे, दादाजी हाँ बिल्कुल, वही मैंने अक्सर देखा है चलिए, लेकिन बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग आप, क्योंकि समय कम है नहीं तो हम और आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी मुलाकात हुई, और ऐसे आप खूबसूरत और मजेदार रील्स आप बनाते रहिए। और ये लॉकडाउन से सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कंटिन्यू बनाते जाइए, क्योंकि वाकई ये रील्स मैं भी कई पहले देख चुका हूँ। अब भले आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इन वायरल रील्स को पहले भी कई बार देखा है, और मुझे लगता है ये रील्स लोगों के मुंह में, लोगों के जुबान में, लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आता है, जो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है वो थोड़ा कम होता है। तो ऐसी आप खूबसूरत रील्स बनाते रहिए, और बहुत अच्छे खूबसूरत कपल्स भी हैं आप लोग, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसी बेहतर काम करते रहिए। और थैंक यू वेरी मच कि समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। और आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, भागीरथ जी। थैंक यू शुरू से बोलना चाह रहा था गंगा को लाने वाले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, थैंक यू। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अजय शर्मा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।